मेरी टर्मिनल बीमारी का पता चलने के 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरी तीनों बेहद अमीर बहनों ने मेरी मदद करने के लिए उंगली तक नहीं उठाई। उल्टा उन्होंने वोट करके मुझे घर से निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वे मुझे अपनी असली बहन से दोबारा मिलते हुए देखती हैं, तब उनमें से हर एक पछतावे से टूट जाती है। वे मुझसे वापस आने की भीख मांगती हैं, रोती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर की बातें अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। तुम्हारी हालत के साथ तुम 1 साल भी नहीं जी पाओगे। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। मैं अस्पताल से बाहर निकलता हूं तो मेरे पैर शीशे जैसे भारी लग रहे होते हैं। तभी मेरी जेब में रखा फोन वाइब्रेट करता है। मैं आदत से उसे निकालता हूं और स्क्रीन पर दिखा नाम देखकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। विवियन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे मेरा चेकअप याद होगा। वह आधे समय बिना वजह गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसकी इस एक पल की चिंता ही मेरे लिए काफ़ी थी। मैं डॉक्टर ने कहा इतना ही बोल पाता हूँ कि विवियन मुझे बीच में ही रोक देती है। डॉक्टर की बात अब मायने नहीं रखती। मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए फ़ोन कर रही हूँ। तुम्हारी असली माँ मिल गई है, इसलिए हमें अपनी बहनें कहना बंद कर दो और दोबारा कभी हारिंगटन स्टेट में कदम मत रखना। तुम कभी सच में हम में से एक थे ही नहीं। विवियन की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी और घृणा से भरी होती है और उसके शब्द उन सवालों का जवाब दे देते हैं जो मैं सालों से अपने अंदर लिए घूम रहा था। विवियन रिवरस्टोन सिटी की सबसे अमीर और ताकतवर महिला है। एक निर्दयी बिजनेस टकून और मिलाड़ी एक चार टॉपिंग सुपरस्टार है। म्यूजिक दुनिया की क्वीन। मैंने सालों तक उनकी मंजूरी पाने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखा, लेकिन सच ये था कि मैं सिर्फ एक गोद लिया हुआ बदला हुआ किरदार था। अब जब उनका असली भाई वापस आ गया है तो वे एक सेकंड के लिए भी दिखावा करने की जरूरत नहीं समझती। वे फोन उठाती हैं और बिना सोचे मुझे घर से निकाल देती हैं। विवियन को उम्मीद थी कि सच सुनकर मैं टूट जाऊंगा, चिल्लाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, लेकिन मैं बस शांत आवाज में कहता हूँ, ठीक है। मेरी ये शांत प्रतिक्रिया दूसरी तरफ खड़ी विवियन को पल भर के लिए चुप कर देती है, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। आखिर इससे उसे किसी सेटलमेंट की झंझट भी नहीं करनी पड़ेगी। विवियन इस बात को झटक कर अपने असली भाई प्रेस्टन के घर आने की तैयारी में लग जाती है, और मैं जो सिर्फ एक जगह भरने वाला था क्या महसूस कर रहा हूं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉल बिना किसी और शब्द के खत्म हो जाती है। बटलर हैज दरवाजा खटखटाकर अंदर आता है और विवियन के आने वाले डिनर के लिए उसका आउटफिट लाकर देता है। हर कपड़ा सबसे बेहतरीन टेलर से कस्टम बनाया हुआ, और गहनों की कीमत ही करोड़ों में। विवियन के मन में अगर जरा सा भी अपराध बोध था तो वो उसी पल खत्म हो जाता है। आखिर उसने किसी ऐसे इंसान को जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, सालों तक लग्जरी में जीने दिया था। फिर शिकायत किस बात की? हैज, मुझे हमेशा की तरह एक कटोरा नूडल्स चाहिए। बटलर हैज एक पल के लिए झिझकता है, फिर सिर हिलाकर चला जाता है। 15 मिनट बाद नूडल्स आ जाते हैं। विवियन एक कौर लेती है और भौं सिकोड़ लेती है। क्या आज किचन के इंग्रेडिएंट्स चेक किए थे? उसकी आवाज़ में नाराजगी साफ सुनाई देती है। हैस को लगा था कि नूडल्स का कटोरा तो बस नूडल्स का कटोरा होता है, कोई भी कुक बना सकता है। लेकिन वह गलत था। विवियन साफ तौर पे संतुष्ट नहीं है। हेस थोड़ी देर सोचकर कहता है, इंग्रेडिएंट्स तो ठीक है, मैंने खुद चेक किए थे, बस अब तक आपके नूडल्स एस्टन ही बनाते थे। शायद इसलिए स्वाद अलग लग रहा है। मैं शेफ से अभी ठीक करवाता हूँ। विवियन उसे रोक देती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं 1 साल से हर सुबह नूडल्स खा रही हूँ। क्या तुम कह रहे हो कि हर बार एस्टन ही बनाता था? बटलर हैज सिर हिला देता है। विवियन कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह जाती है, फिर उसकी आवाज़ में हल्का सा उलाहना आता है। एस्टम तो इस घर का यंग मास्टर था, उसे ऐसा काम कैसे करने दिया? हैज जल्दी से समझाता है। उस समय आपका पेट बहुत खराब रहता था, आप कुछ भी खाकर रख नहीं पाती थी। जब ऑस्टन को पता चला तो उसने कई दिन किचन में अलग अलग तरीके आजमाए, जब तक सही स्वाद नहीं मिला। फिर मुझसे कहा कि मैं आपको सर्व कर दूं। विवियन हाथ हिलाकर बात खत्म कर देती है। ये सब वो पहली बार सुन रही है। एक पल के लिए उसके अंदर कुछ हलचल होती है, लेकिन जल्दी ही गायब हो जाती है। तो उसने किया ही होगा, कम से कम इतना तो करना ही चाहिए था। हारिंगटन परिवार ने मुझे जो कुछ दिया है उसके सामने एक कटोरा नूडल्स की कोई कीमत नहीं। दूसरी तरफ मैं अपनी असली माँ के घर की ओर जा रहा हूँ। उसके घर तक जाने वाली सड़क के हर टेलीफोन पोल और हर पेड़ पर मेरी फोटो वाले मिसिंग पर्सन के पोस्टर लगे हुए हैं। ये तुम्हारा कमरा है। हेलेन की आवाज़ कांप रही होती है। कमरा छोटा है लेकिन बिल्कुल साफ। मेज पर ऑर्किड वाले प्रिंट का सफ़ेद कपड़ा बिछा है। ये पूरे घर का सबसे उजला कमरा है, जिसे सालों से सिर्फ मेरे लिए खाली रखा गया था। मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मेरी माँ ने मुझे ढूंढना कभी नहीं छोड़ा था। इस घर ने मेरे लिए जगह बचा कर रखी थी। कई सालों में पहली बार मुझे लगता है कि मैं सच में कहीं बिलोंग करता हूँ। दोपहर को मैं हेलेन और सोफी के साथ बैठकर घर का बना साधारण खाना खाता हूँ, जिसकी मुझे एहसास से ज़्यादा कमी थी। हेलेन लगातार मुझे देखती रहती है। उसे वो दिन याद है जब मैं गायब हुआ था। कैसे दिन और रात एक लंबी घबराहट में बदल गए थे। वह बिना रुके पूरे शहर में हजारों मिसिंग पोस्टर्स लगाती रही और उस कॉल का इंतजार करती रही जो कभी नहीं आया। कभी कभी दुकान की खिड़कियों में उसे लगता था जैसे उसे मेरा चेहरा दिखाई दे गया हो। सोफी हमारी माँ के चेहरे पर फैली उस दुर्लभ मुस्कान को देखकर हैरान हो जाती है।
फिर खुद भी मुस्कुरा देती है। लंच के बाद सोफी चुपचाप बर्तन उठाकर किचन में ले जाती है, बिना किसी के कहे। मैं भी मदद करने के लिए उठ जाता हूँ। थैंक यू बिग ब्रदर। वो शब्द जो वो टेबल पे नहीं बोल पाई थी, अब आखिर बाहर आ जाते हैं और मेरे दिल पर किसी गरम लंबे इंतजार के बाद मिलने वाली चीज़ की तरह बस जाते हैं। हारिंगटन स्टेट में अपनी बहनों के साथ उसी सोफे पर बैठकर भी मैं जैसे किसी और ग्रह पर था। लेकिन इस पल मैं खुद से एक वादा करता हूँ, मेरे पास चाहे जितना कम समय बचा हो, मैं हेलेन और सोफी को फिर कभी दुख नहीं होने दूंगा। उस रात सोने से ठीक पहले हेलेन का एक वॉइस मैसेज आता है, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद आ रहा है? मैं कल स्पेयर रिब्स लेकर आऊंगी और अच्छा सा खाना बनाऊंगी। मैं मुस्कुराकर जवाब भेजता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट मॉम। ये एक शब्द मॉम हेलेन को चुप कर देता है और फिर वह धीरे धीरे रोने लगती है। उसे डर था कि शायद मैं उनकी गरीबी को देखकर उन्हें कम समझूंगा, लेकिन अब वो डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। अगली सुबह विवियन हमेशा की तरह समय पर उठती है। जैसे ही वह जागती है, पूरा हारिंगटन स्टेट हरकत में आ जाता है। हर स्टाफ का अपना तय शिथिल और सटीक टाइम टेबल है। 5 मिनट बाद उसका मेकअप आर्टिस्ट ठीक समय पर दरवाजे पर होता है। मेकअप करवाते हुए वो सोचती है कि उसका असली भाई प्रेस्टन जल्द ही घर लौटने वाला है। प्रेस्टन के आने से पहले मेरी सारी चीजें घर से हट जानी चाहिए। वह नहीं चाहती कि प्रेस्टन को कुछ भी असहज लगे। तभी अचानक एक ख्याल उसे रोक देता है, आखिर मेरा कमरा था कहाँ? 10 मिनट बाद विवियन बटर हेल्स के साथ मेन बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है, जहां एक साफ झील आसपास के पूरे नज़ारे को आईने की तरह दिखा रही होती है। क्षितिज तक फैले मुलायम हरे लॉन, ऊंचे पॉपुलर पेड़ जो चारों तरफ चहचहाते पक्षियों और खिले हुए फूलों से भरी शांति का दृश्य बना रहे हैं। और इस सब की देखभाल रोज 3 माली करते हैं, जिनमें से हर एक की सालाना कमाई 10 लाख से भी ज्यादा है। विवियन मन ही मन सोचती है कि अगर किसी के पास असाधारण किस्मत ना हो तो कोई इंसान 100 साल मेहनत करके भी ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। लेकिन चलते चलते विवियन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। तुमसे एस्टन के कमरे में ले जाने को कहा था। बटलर है सिर हिलाता है और अपने सफेद दस्ताने वाले हाथ से आगे इशारा करता है। यहीं यंग मास्टर आशटन रहा करते थे। विवियन अचानक रुक जाती है। ये तो स्टाफ क्वार्टर्स है ना? तभी उसे याद आता है कि यह सब उसी का किया हुआ था। सालों पहले उसने ही तय किया था कि मैं असली परिवार का हिस्सा नहीं हूं, और अगर मुझे बचपन से ऐशो आराम की आदत लग गई तो मैं बिगड़ जाऊंगा। हारिंगटन परिवार के पास पैसे की कमी नहीं थी। असली चिंता पैसे की नहीं बल्कि इज्जत की थी। दुनिया की नज़रों में मैं हारिंगटन नाम लेकर चलता था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि मेरे व्यवहार से परिवार की बदनामी हो। इसी सोच के साथ उसने फैसला किया था कि मुझे लगभग बिना किसी सुख सुविधा के बड़ा किया जाए। लेकिन सालों गुजर गए और मैंने कभी भी कमरा बदलने की मांग नहीं की। विवियन को यह बात मानना मुश्किल लगता है। उसने मुझे कभी सच में भाई नहीं माना। अगर माना होता तो उसे यह भूल ही नहीं जाता कि मैं कहाँ सोता था। लेकिन नाम के लिए मैं उसका भाई था। अगर मैं बस एक बार भी कह देता तो क्या वो सच में मना कर देती? बटलर हैज कुछ कहना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है, क्योंकि एक बाहरी आदमी होकर भी वह साफ देख सकता था कि विवियन के दिल में मेरे लिए कितनी गहरी नफरत हमेशा से थी। कितनी ही बार मैं स्कूल से उत्साह में घर लौटता, कोई मजेदार किस्सा या अपने अच्छे नंबर बताने के लिए, लेकिन विवियन मुझे बोलने से पहले ही चुप करा देती। कई बार जब बटलर हेज मेरी हालत के बारे में उसे बताने की कोशिश करता, तब भी वह गुस्से में उसे चुप रहने को कह देती। विवियन उसके चेहरे पर कुछ पढ़ लेती है, लेकिन उसके जैसी इंसान कभी इसे मानने वाली नहीं। अब इससे फर्क भी क्या पड़ता है, वह जा चुका है। और सच तो यह है कि स्टाफ क्वार्टर्स भी इतने बुरे नहीं थे। मेन बिल्डिंग जितने शानदार नहीं, लेकिन किसी भी आम मिडिल क्लास परिवार से बेहतर। विवियन बटर हेल्स के पीछे पीछे उस बिल्डिंग में जाती है और उस कमरे की ओर बढ़ती है जहां मैं रहा करता था। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरती है वह वहीं रुक जाती है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं नाम का यंग मास्टर एक बेसमेंट में रहता था। वह बटलर हैज पर बरसने ही वाली थी कि तभी यादों का झटका उसे रोक देता है। हैज ने शुरुआत में मेरे लिए मेन बिल्डिंग में एक गेस्ट रूम तैयार किया था, लेकिन मना उसी ने किया था। उसने मुझे नॉर्थ विंग भेज दिया था और नॉर्थ विंग पूरी तरह स्टाफ हाउसिंग थी, जहाँ कोई ठीक कमरा खाली नहीं था। जैसे ही विवियन कमरे के अंदर कदम रखती है, उसे तुरंत ठंड और नमी का एहसास होता है। वह यूं ही कमरे की चीजें उलट पुलट कर देखती है और एक दराज में उसे ढेर सारी चीजें मिलती हैं। एक टूटी हुई रिमोट कंट्रोल कार, घिसे हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स। आखिरकार एक आउटसाइडर ही तो था। बेकार कबाड़ से इतना लगाव क्यों? लेकिन जब वो उस घड़ी को दोबारा देखती है तो अचानक रुक जाती है। अगर उसे सही याद है तो यह वही घड़ी है जो उसने कभी बिना सोचे समझे मुझे दे दी थी। इतने साल बाद भी घड़ी की सुइयां बंद है, फिर भी मैंने उसे किसी कीमती चीज की तरह संभाल कर रखा हुआ था। तभी उसे समझ आता है कि उस दराज में रखी बाकी चीजें भी शायद बहनों की ही दी हुई होंगी। ऐसी चीजें जो उन्होंने बिना सोचे दे दी, लेकिन जो मेरे लिए शायद बहुत मायने रखती थी। विवियन का पहला इरादा था कि वह सब कुछ फेंक दे, लेकिन शायद हल्का सा अपराध बोध उसे रोक देता है और वो तय करती है कि ये चीजें मुझे वापस दे दें। एक साफ सुथरा अलविदा और सब कुछ ठीक तरीके से खत्म। वह सबको एक डिब्बे में पैक कर देती है। फिर दराज के पीछे उसे कुछ फॉर्म्स का ढेर मिलता है। वो उन्हें निकालती है।
स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म्स, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। अरे मैंने तो उसके लिए मंथली अलाउंस तय किया था, फिर वो स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहा था? विवियन इस बात को गहराई से नहीं